सीधा साधा, क्योंकि हम ही हैं असली। दरअसल एक कहावत आपने सुनी होगी, आंख के अंधे नाम नैनसुख। नमस्कार, मैं अमन स्वागत करता हूं सीधा साधा पे, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी के हालिया स्टेटमेंट के बारे में, और साथ ही क्या सिर्फ भारतीय यानी कि अपने आप को इंडियन शो करने के लिए इंडिया नाम रख लेना काफी है। क्योंकि आज जब से पीएम मोदी ने यह बयान दिया है उसके बाद से लगातार हर तरफ चर्चा आम है कि क्या नाम रख लेना काफी है। वाकई इस बड़े सवाल पर हमारे साथ बात करने के लिए अमिताभ त्रिपाठी सर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं थोड़ी सी इसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूंगा, क्योंकि जब से ये इंडिया नाम का एक नया अलायंस बना है, नया गुट बना है, नया गठबंधन हुआ है, उसके बाद से लगातार इसको लेकर चर्चा है कि भाई हमने इंडिया नाम रख के बहुत बड़ा जो है काम कर दिया, बहुत बड़ा नाम कर दिया। लेकिन नाम को लेकर अब जिस तरह से पीएम मोदी ने पलटवार किया है, अपने आप में कई तरह से व्यंग भी कह सकते हैं, कई तरह से कटाक्ष भी कह सकते हैं, और उन्होंने सवाल पूछ दिया है कि क्या भारत नाम रख देने से कोई असली भारतीय हो जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी अमिताभ सर नाम इंडिया था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो ये विषय उठाया है, इसमें व्यंग्य तो है ही, लेकिन इसमें पॉलिटिकल मैसेज भी है जी। ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने जो इस अलायंस की तुलना की है, इसको इंडिया नहीं कह सकते। ये जो अलायंस है इसका जो पूरा का पूरा जो नाम है वो INDIA होता है, इसलिए वो तो देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी आज की है, नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के जो साथ जो काम करती है, विशेष रूप से वही स्ट्रेटजिस्ट हैं इसके जी। उनके बारे में सभी लोग ये मानते हैं कि जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी, वो कई मायनों में उससे अलग है। जी। अलग इस मायने में है कि ये भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर हर चुनाव को अपनी विचारधारा के लिए एक युद्ध मानकर चलती है। जी। और कभी भी किसी चुनाव को लड़ने के लिए जी। वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और ऑपोजिशन सामने कमजोर है या मजबूत है, इससे उनको मतलब नहीं होता है। अगर ऑपोजिशन यानी विपक्ष किसी भी प्रकार से हमको चुनौती दे रहा है, तो उसको एकदम युद्धात्मक तरीके से उस पर हमला करना चाहिए। जी। 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 और उसी आक्रामकता का परिचय देते हुए पहला बड़ा तीखा हमला जी उन्होंने किया है। जी। जब से इस ग्रुप ने INDIA के नाम से अपने अलायंस का नाम रखा, तब से सोशल मीडिया पर चर्चा काफी गर्म थी। जी। बहुत से माध्यमों से ये ईस्ट इंडिया कंपनी से उसकी तुलना करना या और माध्यमों से उसको कटाक्ष करना, इंडियन मुजाहिदीन का नाम भी लिया है। जी। वो तो अभी तक किसी ने बोला नहीं था, तो मोदी जी ने बोला है। जी, मैं जी, उस पे आऊंगा कि जी, जी। उसके पीछे उनका मकसद क्या है। तो इससे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस अपोजिशन के अलायंस को इतना भी स्पेस नहीं देना चाहते हैं कि वो जो नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं ये नाम लेकर अपने बारे में। पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ऑपोजिशन के बारे में दो चीजें उसके साथ टैग कर दी हैं। एक तो ये परिवारवादी भ्रष्टाचारियों का अलायंस है, जो अपने परिवारवादी भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, और दूसरा राष्ट्रवाद के हित में या राष्ट्रीय हित में ये एक जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है उसको आगे करते हुए राष्ट्र नीति को पीछे रखते हैं, और अपीजमेंट या तुष्टीकरण के मामले में कभी कभी इतने आगे चले जाते हैं कि आतंकवाद का पोषण करने हुए दिख जाते हैं। उन्होंने आज जो कटाक्ष किया है ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, PFI, ये असल में इसी की तरफ इशारा करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो वो भारत को लूटने आई थी। उस समय तक तो भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो एक तरीके से अगर हम कहें तुलनात्मक रूप से या रूपक तरीके से, तो मेटाफर में, तो हम ये मानेंगे कि सोने की चिड़िया थी, उसके पंख नोच कर ले गए ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्मृति में है उसको याद दिलाना चाहते हैं कि देखिए ये वही लोग हैं जो अपने परिवारवादी हितों के चलते देश को फिर से लूटना चाहते हैं, उसके लिए अलायंस बनाया है। यानी कह सकते हैं कि सोच वही रिश्ता नया, कुछ ऐसा। जी 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 बिल्कुल। जी। और दूसरा, उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन का जो नाम लिया, इंडियन मुजाहिदीन का जो जन्म हुआ था वो कर्नाटक में एक भटकल गांव है। वहाँ जो रियाज भटकल उसका चीफ था, वहीं से
उसका वो हेडक्वार्टर एक तरीके से था। वहीं से उदय हुआ तो उसका। अभी जो कर्नाटक में जी। कांग्रेस की सरकार जीती है, उसकी तरफ इशारा करने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री जी ने जी जी कि देश की जनता सावधान रहे कि कर्नाटक में कांग्रेस के आने के बाद फिर वही सब शुरू हो जाएगा। पीएफआई का इशारा उनका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है जी वो जी तो केरल में है, केरल की तरफ। और राहुल गांधी जी वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो वहां उसकी तरफ इशारा किया है। जी तो देश को ये समझने के लिए उन्होंने दिया है कि देखिए, दक्षिण भारत पर फोकस करके ये जी अलायंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहता है। जी तो वो ये दिखाना चाहते हैं, देश का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि देखिए ये भी एक बड़ा खतरा है। जी केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, तुष्टीकरण करते करते आतंकवाद के प्रति भी जो ये लोग सिंपैथाइज कर जाते जी जी हैं, जी वो भी देश के सामने बड़ा खतरा है। जी तो इसलिए प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ, पूरे आक्रामक रवैये के साथ इस अपोजिशन के अलायंस को फेस करेंगे, इसका संकेत उन्होंने दे दिया है। जी संकेत दे दिया है अमिताभ सर, और आपने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा भी छेड़ी, बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपने कहने के सामने रखे। लेकिन इस सब चर्चा में कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने कहीं इस इंडिया नाम के जो नया अलायंस है इसको थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर दिया, या थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ हलचल है? क्योंकि देखिए एक चीज ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि 7-8 सीएम जिस अलायंस में हो, उसके अलावा कुछ बड़े नाम भी उस जो गठबंधन में हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीजें कहीं उनको भी परेशान कर रही हूँ कि ये जो नया इंडिया के नाम से गठबंधन बना है कहीं कुछ फर्क डाले आने वाले इलेक्शन में या आने वाले समय की राजनीति में? देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे जी कहा कि ये जो आज की भारतीय जनता जी पार्टी है, ये दूसरे तरीके की है। ये हर चुनाव को विचारधारा के युद्ध के रूप में लेकर चलते हैं, जी कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। और आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल सच है। जी INDIA नाम रख लेने से कहीं ना कहीं नैरेटिव बदलने का जो प्रयास ऑपोजिशन की तरफ से हो रहा है, उसमें हो सकता है धीरे धीरे अगर वो कहेंगे तो सफलता मिल भी सकती है। इसलिए इससे पहले कि लोगों के मन में किसी भी प्रकार से इंडिया ब्रांड की वजह से ये अपोजिशन अपने को एसोसिएट करके कहीं से भी कोई स्पेस बना पाए, इससे पहले ही उन्होंने अटैक करके लोगों को याद दिला दिया है कि इनका नाम इन्होंने अपना बदल लिया हो, लेकिन इनका जो पहले का कारनामा है उसको आप जरूर याद रखिए। बिल्कुल। और 2004 से लेकर 2009 के बीच में यूपीए की सरकार के दौरान जितने आतंकवादी हमले देश में हुए, कि उसकी अंतिम परिणति मुंबई में जो ब्लास्ट। कसाब का जी हमला हुआ था उससे बिल्कुल। हुई। लेकिन उसके पहले मंदिरों पर हमले, पूरे जितने भी ट्रेन में हमले हो रहे थे, ट्रेन में ब्लास्ट हो रहा था, ये हो तमाम रहा था। जगह जगह हमले तो इस तरह के। उस दौर को वो याद दिलाना चाह रहे हैं जी कि अगर कहीं से भी, तो आपने जो बात कही वो यही है, उसका असर कितना हुआ है ये अलग बात है, लेकिन वो असर हो इससे पहले ही वो उस पर पूरी जी तरीके से वो पहला जो कीटनाशक जी छिड़क देना चाह रहे हैं कि उससे बिल्कुल। पहले ही खरपतवार जी उगने ही जी पाए, जी इससे जी पहले ही वो कीटनाशक छिड़क जी देना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे एक कहावत भी कहते हैं कि सांप अपना फन उठाए उससे पहले उसको कुचल दो, यानी कि कुछ इस तरह की। हाँ तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कहीं पीएम मोदी को भी इस बात का ख्याल जरूर है, कहीं ऐसा ना हो ये गठबंधन कुछ थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग विजन लेकर आगे बढ़ जाए, उससे पहले ही तमाम जो चीजें उसको सामने रख देना चाहते हैं पीएम मोदी। यही कुछ उनका मेरे ख्याल में इसमें पूरा का पूरा उनका सोच हो सकती है। लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान आपका लेके जाना चाहता हूँ संसद की तरफ, कि अगर देखें मानसून सत्र शुरू हो चुका है, 4 दिन हो गए हैं, और लगभग चारों दिन अगर आप देखें तो अभी तक एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब संसद के भीतर कुछ काम हुआ हो। क्या उसके ऊपर कुछ बातचीत हुई हो, कुछ सवाल रखे गए हो, कई सारे इसमें जो है मसले हैं उसके ऊपर बात होना चाहिए, लेकिन अभी तक भी एक भी दिन ऐसा नहीं है जब कार्रवाई हुई हो संसद के अंदर। तो क्या इसको लेकर भी एक जो गुस्सा है पीएम मोदी के अंदर, क्योंकि लगातार बीजेपी या यूं कहें कि जो केंद्र सरकार है वो ये बात कह रही है कि आइए संसद के अंदर हम चर्चा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ बैठिए, लेकिन ये जिद पकड़ के बैठना कि नहीं इस मामले में पीएम मोदी को ही बोलना चाहिए, अमित शाह की बात हम नहीं सुनेंगे जो गृह मंत्री हैं। तो क्या जिस तरह से ये पूरी जो बहस हो रही है, मुद्दा नजर आ रहा है, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मुझे अब ऐसा लग रहा है जी कि अपोजिशन को पता है कि उसके पास बातचीत करने के लिए तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप नॉर्थ ईस्ट का ही पूरा अगर विषय चर्चा में आएगा, जी तो मणिपुर के बहुत से ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो कांग्रेस की रिजीम में रहे हैं। जितनी स्थिति ये लोग दिखा रहे हैं कि खराब है, उससे कई गुना ज्यादा खराब स्थिति रहती थी जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था। जी और भी बहुत से उसमें तथ्य हैं, कारण हैं। कांग्रेस चर्चा से भाग रही है क्योंकि उसको पता है कि सारा का सारा कच्चा चिट्ठा जो कांग्रेस का है वो खुलेगा। अब वो चाहते हैं कि हिट एंड रन, वो चाहते हैं कि हमने ये एक मुद्दा उछाल दिया है,
एक प्रोपेगेंडा कर दिया है और प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये चलता रहे, लेकिन अगर डिस्कशन होगा तो जैसे आज हम देख रहे हैं कि संसद का बहिष्कार हुआ, संसद में किसी प्रकार से कामकाज नहीं हुआ, आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर डिस्कशन होगा तो डिस्कशन क्या होगा, आप इस पर चर्चा कर रहे होंगे। तो फिर बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो जितना भी कारनामा इनके कार्यकाल में हुआ है वो भी गूगल वगैरह से सर्च करके जानने की कोशिश करेंगे। तो ये नहीं चाहते हैं कि इनके कारनामों के बारे में देश जान पाए, इसीलिए चर्चा से भाग रहे हैं। ये कायरता है विपक्ष की। जी, जो काले चिट्ठे हैं वो कहीं ना खुल जाएं, इसीलिए इस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाए। तो अगर हम देखें, चलिए ये बात मान भी लेते हैं एक बार के लिए कि विपक्ष को के पास कोई इससे अलावा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन क्या इस तरह का मुद्दा उनको एक तरीके से आगे ले जाने के लिए काफी है? क्योंकि मणिपुर के मामले पे लगातार विपक्ष बोल रहा है, राहुल गांधी भी वहां के आ चुके हैं, लेकिन एक ही मुद्दे को लेकर जिस तरह से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं या संसद में कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं, क्या ये मुद्दा उनके लिए काफी है कि वो अपना जो अलायंस उन्होंने बनाया है, गठबंधन बनाया है, क्या उसको वो एक तरीके से चर्चाओं में ला देगा, लोगों के बीच उनकी जो कह सकते हैं पहुंच बना देगा? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने एक और बात बोली जी कि ऐसा नकारात्मक विपक्ष, डायरेक्शनलेस विपक्ष मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये बात बिल्कुल सच है। आप देखिए, 1 साल से भी कम समय बचा है आम चुनावों के लिए। जब पटना में इन लोगों ने बैठक की, उसके बाद बेंगलुरु में बैठक की, तो इन्होंने बोला कि हम एक अल्टरनेटिव विजन लेकर आएंगे। बिल्कुल, आर्थिक विषय पर, सामाजिक राजनीतिक विषय, यही इनका विजन है। ये कह रहे हैं कि हम एक मुद्दा उछालेंगे लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, या हम और उसके फैक्ट्स के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, अफवाहों पर केवल बात करेंगे जी। असल में क्या है कि इनको ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है अपोजिशन को कि हम इकट्ठा तो हो गए हैं, लेकिन इकट्ठा होकर हम कौन से नैरेटिव के आधार पर जनता के बीच में जाएं। एक ही नैरेटिव है, मोदी हराओ। अब मोदी हराओ का नैरेटिव 2 चुनावों में फेल हो चुका है। अब ये चाहते हैं मोदी हराओ नैरेटिव, लेकिन ये चाहते हैं कि उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत करें, लेकिन धीरे धीरे वो उसी रूप में, क्योंकि इनकी हकीकत यही है, इसीलिए वो धीरे धीरे सामने आता चला जा रहा है। एक व्यक्ति से इनको नफरत है, उस व्यक्ति को सत्ता में आने से रोकने के लिए, उसके डर से, या उनके जो कामकाज है, जिस तरीके से गरीबों के लिए कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में जो वो रोक लगा रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, उससे इनके अंदर जो बेचैनी है, इसलिए उनके खिलाफ ये इकट्ठा हो रहे हैं। इसके अलावा इस अलायंस का और कोई मकसद नहीं। जी बिल्कुल, एक बात मैं कहना चाह रहा था दरअसल एक शेर के जरिए कि अभी तो आगाज़े मोहब्बत रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी जो 26 दल नजर आते हैं, एक साथ मंच पे नजर आते हैं, एक हाथों में हाथ डाले हुए नजर आते हैं, एक के एक सुर में बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आज से जब 4-5 महीने के बाद हम ये सब चीज देख रहे होंगे या उस पर बात कर रहे होंगे, कहाँ तक जाएगा ये गठबंधन? क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि भानुमति का कुनबे की तरह ये बात हो रही है कि हमेशा इस बात को लेकर कहा जाता है कि भाई एक थर्ड फ्रंट बने, फोर्थ फ्रंट बने, ये फ्रंट बने, ये गठबंधन आए। लेकिन जब ये 3-4-5 महीने के बाद, यानी कि जब जनवरी फरवरी के आसपास जब इलेक्शन अपने पूरे चरम पे आने को होगा, तो क्या जो आज एक साथ चलने की बात कर रहे हैं, एक साथ खड़े होने का दम भर रहे हैं, क्या ये 26-27 दल हैं जितने भी हैं, ये क्या ये एक साथ खड़े हुए नजर आएंगे? आप मतलब आपका क्या सोचना है इसको लेकर? देखिए, ये इस बात पे निर्भर करता है कि जब जो 4-5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उसमें विशेष रूप से जो 3 राज्य हैं जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अगर कांग्रेस किसी भी तरीके से, बहुत प्रभावशाली तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर पाई जी, तो इन लोगों का विश्वास उनके प्रति मजबूत होगा जी। और अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो आप देखिएगा इसमें से बहुत से ऐसे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत करने लगेंगे जी, लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में आने की कोशिश करने लगेंगे। ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि इस अलायंस की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है जी। चलिए, जो कमजोर कड़ी है वो कांग्रेस, और बाकी इसमें कोई छुपी बात भी नहीं है कि जो पार्टी एक समय 400 सांसद थे, उसके 50 सांसद भी नहीं है, इससे और क्या नीचे जाने का स्तर होगा। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं अमिताभ सर कि बिना दूल्हे की बारात, और इस जो है को इतनी तवज्जो दी जानी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक इसके जो आपस का जो माहौल है वो उतना पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि जयंत चौधरी को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई, और भी तमाम सारे नेताओं को लेकर बातें सामने आई। जब नाम रखा गया तो नीतीश
जी को लेकर भी ये बात सामने है कि वो भी नाराज हो गए। तो जब अभी से इस तरह की जो चीजें हैं सामने आ रही हैं, तो क्या वाकई जो इनके जो गठबंधन है, क्या उसमें कोई कोई गहराई भी है, या यूं ही सिर्फ इन्होंने कह सकते हैं कि ये बनाकर अपना एक संदेश देना चाहे कि हमें एक शख्स को हराने के लिए अगर इकट्ठा होना भी पड़े तो हम होंगे? देखिए, ये तो सभी को स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन से मुद्दे पर बात करें, जी किस तरीके से जनता के बीच में जाएं, जी और एक ही मकसद है, एक व्यक्ति को हराना। उनकी नीतियों और उनकी विचारधारा के आधार पर जी उनको चैलेंज कर नहीं पा रहे हैं। जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता है, जी इसलिए इनको लग रहा है कि, तो मैंने आपको बताया ही जी कि आने वाले 2-4 महीनों के बाद ये स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि जी ये अलायंस किस रूप में जाएगा और जी कितना स्थिर रहेगा। बिल्कुल। अभी विपक्ष ये भी कह रहा है कि भई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए संसद में, और उसके क्या मायने होंगे अगर वो लाया भी जाता है, तो उसके पॉलिटिकल क्या मायने होंगे? क्या इससे कोई सरकार पे कोई फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा अगर ये आता है तो? देखिए, इस संसद सत्र में जी, बहुत से मुद्दे हैं जिन पर की चर्चा होनी है, बिल्कुल। और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें विशेष रूप से 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष चर्चा चाहता है कि वो बिल टेबल ना हो। हुँ, एक तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर डिस्कशन बिल्कुल, होता, बिल्कुल। उसके लिए भी ये हो रहा है कि सभी को कन्वीनिएंट है, सारे अपोजिशन को उसमें स्टैंड नहीं लेना पड़ेगा, जी, क्योंकि वो विषय चर्चा में नहीं आएगा। तो अब जब इन्होंने मणिपुर के विषय को उठाकर उसके बाद 4-5 दिन तक संसद को ठप करने की कोशिश की, अब धीरे-धीरे इनको लग रहा है कि वो इस विषय को बहुत दिन तक नहीं चला नहीं सकते। चला। अब जी, अविश्वास प्रस्ताव में एक नियम है जी, कि उसमें डिस्कशन होता है, डिस्कशन में 1-2 दिन तो लग ही जाता है, भले ही वो गिर जाए, लेकिन उस पे वोटिंग भी होगी। हुँ। तो ये 2-3 दिन ये किसी खींच तरीके से लेंगे फिर आगे। खींच लेंगे। जी, जी, इनको यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से बचना चाह रहे हैं, जी, क्योंकि कांग्रेस हो या सारे अपोजिशन पार्टीज़ हो, कोई भी उस पे अपोजिट स्टैंड नहीं लेना चाह रहा है। हुँ, तो ये कन्फ्यूज़्ड हैं। जी, दूसरा क्या है कि दिल्ली का जो अध्यादेश वाला विषय है, उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो सोच रही है कि उस पर जब आएगा हुँ, तो वो केजरीवाल जी ने बहुत माहौल बनाया कि हमने सारे विपक्ष को अपनी विपक्ष समेट लिया है। बिल्कुल। तो वो भी एक ऐसा स्ट्रेंथ किसकी जी, कितनी है इसका पता लग जाएगा जी, राज्यसभा जी, में। जी, जी, ये 2 महत्वपूर्ण ऐसे इश्यूज हैं जिनसे विपक्ष भाग रहा है। जी। इसीलिए ये लोग संसद को बाधित कर रहे हैं। बिल्कुल संसद को बाधित कर रहे हैं, और आखिर में बस आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से देश में एनडीए की मजबूती हुई है, खासकर हम देख रहे हैं कि जो अलायंस में तकरीबन 38 के आसपास दल शामिल हुए हैं, और यूपी में स्थिति और ज़्यादा मजबूत हुई है, और तमाम राज्यों में स्थिति और मजबूत हुई है। क्या कहीं कोई फाइट है इंडिया वर्सेस एनडीए की अगर हम बात करें, क्या कहीं कुछ लगता है कि हाँ, दोनों के बीच में जो मुकाबला है उसमें कुछ कह सकते हैं कि कुछ ताकत भी है, या यूं ही बस ये हवा बनाने की कोशिश है? देखिए, इनकी स्थिति 14 और 19 से भी ज़्यादा खराब है अपोजिशन की, और ये भी इस बात को धीरे-धीरे समझ रहे हैं, और परसेप्शन के लेवल पर अफ़वाह फैलाकर या डिस्कशन करके, नेगेटिव जी। डिस्कशन करके आप थोड़ा हेडलाइन बना सकते हैं, हुँ। लेकिन वोट नहीं ले सकते हैं। जी, जी, जी। और असली लड़ाई जो होती है वो ये है कि आपकी विचारधारा या आपके चेहरे पर कितनी विश्वसनीयता है, हुँ। जनता आपको वोट करती है कि नहीं करती जी, है। जी, जी। तो जब वो विषय आएगा तब उस इनको पता लग जाएगा कि इनकी जी। असली हकीकत क्या है। बिल्कुल, अमिताभ सर ने बहुत सारी बातों पे हमसे बात की, बहुत सारे सवालों को जवाब दिए, और अब जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा, और जो सच्चाई है विपक्ष की उसको भी पूरी तरह से जो है उनके तमाम सारे जो पहलू हैं उस पे विचार किया, उन पे हमारे सवालों के जवाब दिए, और वाक़ई ये अब आपको तय करना है कि क्या वाक़ई कोई नाम रख लेने से, यानी कि क्या वाक़ई इंडिया नाम रख लेने से कोई भारतीय हो जाता है, या उसको उस रंग में भी ढलना पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा और अहम चीज़ होती है कि आप उस रंग में कितना ढलते हैं, और ये क्या जो कुछ दल मिलकर अपने आप को इंडिया करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ नाम बदलने से आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि यूपीए 1 और 2 दोनों का कार्यकाल लोग देख चुके हैं, किस कदर घोटाले हुए उसको भी देख चुके हैं। अब सिर्फ नाम जो बदल लिया है आपने, उससे आपके दाग नहीं धुलेंगे। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करिए, और लगातार सीएसआर देखते रहिए, क्योंकि हम ऐसे मुद्दे पे लगातार चर्चा करते रहेंगे। अमिताभ सर, बहुत शुक्रिया आपका, और आप लगातार देखते हैं सीएसआर। नमस्कार।